कि शिवराज के रहते हुए कोई माई का लाल आरक्षण को नहीं छू सकता, तो आपके रहते हुए ही आरक्षण समाप्त हो रहा है। मैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो भी पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अरुण यादव जी को कहना चाहता हूँ, बहन उमा भारती जी को कहना चाहता हूँ, इन सब नेताओं को कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे हमारा साथ दें। जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ओबीसी के राष्ट्रीय लीडर और कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर यादव आपकी जन अदालत न्यूज़ के आज के हमारे खास मेहमान हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। आप ओबीसी के लीडर हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं। जिस तरीके से कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी को आरक्षण दिया और आज आरक्षण देखा जाए तो एक समाप्ति की ओर जा रहा है, उनको ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, इस पर सर कांग्रेस का क्या बयान? मैंने इसमें देखिए, मैं कांग्रेस की तरफ से जो स्टैंड है वो क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के बने, तीनों ही, बहन जी उमा भारती जी, बाबूलाल गौर साहब और आपके शिवराज जी, तीनों ही पिछड़ा वर्ग से आते हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश में 14% ही आरक्षण पिछड़ा वर्ग को देते थे, जबकि हम लोगों की मांग होती थी कि अन्य प्रांतों की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी 27% आरक्षण मिले। ये काम माननीय कमलनाथ जी ने आते से ही किया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सोच तो पिछड़ों के बारे में बहुत अच्छी सोच है। मैंने अभी दलित पिछड़ा समाज संगठन, जो हमारा संगठन है, उस संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैंने 5 दिन पहले ही भोपाल में की है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैंने फ़ोन भी लगाया था। फ़ोन पे उनकी मेरी बातचीत नहीं हुई, फिर मैंने उनको पत्र लिखा और मैंने कहा कि आप कहते हो कि शिवराज के रहते हुए कोई माई का लाल आरक्षण को नहीं छू सकता, तो आपके रहते हुए ही आरक्षण समाप्त हो रहा है। दूसरा, हमने एक और बड़ी मांग की है। देखिए, जिस तरह से हमारे दलित भाइयों को और आदिवासी भाइयों को विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण मिलता है, लेकिन पिछड़ा वर्ग को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण चुनाव में नहीं दिया जाता। हमने मांग की है कि अगर आप वाकई में शिवराज जी आप आरक्षण समर्थक हो, तो आपकी सरकार देश में भी है, मोदी जी की सरकार है, वो भी पिछड़ा वर्ग का अपने आप को कहते रहते हैं कई बार वोट का लाभ लेने के लिए। तो मैं मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की सीटें आरक्षित की जाएं और देश भर में की जाएं, हर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए। आप सोच के देखिए कि अगर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण विधानसभा के चुनाव में दे दिया जाएगा तो 63 सीटें ऐसी होंगी जो रिजर्व हो जाएंगी और 30-40 कम से कम पिछड़ा वर्ग के ऐसे लोग होंगे सक्षम जो जनरल सीटों पर भी जीत के आएंगे, तो फिर पिछड़ों की संख्या 100 से अधिक हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में आरक्षित वर्ग की तीनों की अगर संख्या मिला लेंगे तो 150 से 200 के बीच में फिर आरक्षित वर्ग के लोग विधायक बनने लगेंगे। ये हमने मांग रखी है और ये बड़ा मुद्दा है। इसको लेके भी हम 20 तारीख को भोपाल में एक फिर से कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें पूरी रूपरेखा बना रहे हैं और भोपाल की सड़कों पे भी आंदोलन होगा और हम दिल्ली तक भी इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे। हमारी मांग है कि आप दलित वर्ग के साथ साथ आदिवासी वर्ग के साथ साथ पिछड़ा वर्ग को भी, मुख्य जो मुद्दा है, आप सोचिए अगर आप पंचायत के चुनाव में हमें सरपंच बना देते हैं आरक्षण के आधार पे, या वार्ड मेंबर या नगर पालिकाओं में बिठा देते हैं हमें आरक्षण के आधार पे, तब हम ज़्यादा मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे या तब शामिल हो पाएंगे जब हम प्रदेश की सरकार में, प्रदेश की विधानसभा के अंदर, देश की लोकसभा के अंदर आरक्षण के आधार पर हम वहाँ पर पहुँचेंगे, तब हम पिछड़ों का भला कर पाएंगे। तो ये बड़ा मुद्दा है, इस पर हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और जहाँ तक बात कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस की निश्चित रूप से इसमें सोच है, समझ है, माननीय कमलनाथ जी की सोच है और वो हम लोगों को इसमें पूरी मदद कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, यदि देश के अंदर ओबीसी की जनगणना करा दी जाए तो नहीं लगता है कि तस्वीरें साफ साफ नजर आएंगी? निश्चित रूप से तस्वीरें साफ हो जाएंगी, पर ये तस्वीरें साफ करना नहीं चाहती भाजपा इसी बात से डर रही है क्योंकि उनका आरएसएस का एजेंडा फिर फेल हो जाएगा। अगर पाल बघेल समाज का व्यक्ति, अगर यादव समाज का, गुर्जर समाज का, दांगी, रावत, कुर्मी, कुशवाहा, लोधी, कुर्मी, कोई भी जातियां जो पिछड़ा वर्ग की हैं, केवट समाज, अगर इनको पता चल गया कि हमारी संख्या करोड़ों में है, अरे मध्य प्रदेश की ही बात नहीं करें, हम पूरे अगर देश की बात करते हैं तो 125 करोड़ लोगों में से 110 करोड़ लोग हैं। अगर सिर्फ पिछड़ा वर्ग की बात करोगे आप तो 90 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ के आसपास है हमारी संख्या। अब 100 करोड़ के लोगों को, अब मैं मध्य प्रदेश की ही बात करता हूँ, 52 कलेक्टर, 52 एसपी में से कितने पिछड़े वर्ग के बनते हैं? ये कहते हैं अपने शिवराज जी कि अब मुख्यमंत्री हैं, तो मैंने पूछा उनसे चिट्ठी लिख के कि जरा एक सूची भी मैंने भेजी है
कि अगर आप पिछड़ा वर्ग के समर्थक हैं तो मुझे बताएं कि मध्य प्रदेश के 52 कलेक्टर 52 एसपी में से 4-4 5-5 ही पिछड़ा वर्ग के क्यों बना रखे हैं आपने? वो भी बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, 6 महीने रखते हैं, उसके बाद हटा के अलग कर दिया जाता है। तो ये जो षड्यंत्र है आरक्षण को समाप्त करने का, ये भारतीय जनता पार्टी रच रही है, लेकिन ना कांग्रेस उसको पूरा होने देगी, ना हम और आप जैसे जो सामाजिक संगठन हैं जो आरक्षण के समर्थक हैं वो इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। और आरक्षण की बल्कि जो और आवश्यकता है, जो और ज़रूरत है उसको बढ़ाने की, उसको बढ़ाने का भी प्रयास हम करेंगे। तो आप जो संगठन, जो दलित पिछड़ा वर्ग आपका संगठन चल रहा है देश के अंदर, तो आप नहीं चाहते कि देश स्तर पर आपका आंदोलन शुरू होना चाहिए? निश्चित रूप से ये जो मुद्दा है विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की जो मांग है वो तो राष्ट्रीय स्तर का ही मुद्दा है, व्यापक मुद्दा है। इसीलिए मैंने कहा कि इसकी शुरुआत हम भोपाल से कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी मूवमेंट अपने घर से, अपने प्रदेश से माहौल बनाया जाता है, उसके बाद यहाँ की पूरी ताकत को लेके हम हजारों की संख्या में ले जाके जंतर मंतर पर बैठेंगे लोगों को और प्रधानमंत्री से मांग करेंगे, कूच करेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो प्रधानमंत्री की तरफ हम कूच करेंगे, मिलने जाएंगे। अगर मिलने देंगे तो ठीक है और नहीं मिलने देंगे तो लाठियाँ चलाएं, हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन ये मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ साथ जो भी पिछड़ा वर्ग के बड़े बड़े नेता हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, जो विधानसभा के अंदर हैं, अगर जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मैं कमलनाथ जी तो पिछड़ा वर्ग के समर्थक हैं ही, मैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो भी पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अरुण यादव जी को कहना चाहता हूँ, बहन उमा भारती जी को कहना चाहता हूँ, इन सब नेताओं को कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे हमारा साथ दें, इस मुद्दे पे साथ दें। और ये मुद्दा पूरे पिछड़ों की हित के लिए है। और अगर वास्तव में पिछड़ों को, देखिए राजनीति में जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी, मैंने पहले भी कहा कि सरपंच और पार्षद बना देने से भर काम नहीं चलेगा, जबकि विधायक और जब तक सांसद हमारे लोग नहीं बनेंगे तब तक हमारे वर्ग का विकास नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा उठा रहे हैं और लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। आप देखिएगा लगातार आंदोलन हमारे चलते रहेंगे और मुझे पूरा विश्वास भी है कि पिछड़ों में जागृति आ रही है, इसलिए पिछड़ों के नेता भी इस बात की चिंता करेंगे और हमारा समर्थन करेंगे। किसी भी पार्टी के अंदर हों, हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि किसी भी दल के हों, लेकिन उन्हें इस मुद्दे पर लोकसभा में, विधानसभा में हमारे लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत से नेता हैं आपके, अखिलेश यादव भी ये हैं यूपी में, बिहार में लालू यादव हैं, बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, उमा भारती से लेके देश में बैठे हुए हैं, इन्होंने अब तक क्यों नहीं उठाया है मुद्दा? मुझे लगता है कि जब बड़े पद पे कोई भी ये लोग पहुंच जाते हैं तो उसके बाद इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि ठेकेदारी इन्हीं के पास रहे। मैं समझता हूँ कि ठेकेदारी अपने पास रखने से बेहतर है कि पावर नीचे तक अपने लोगों तक पहुँचे। और लेकिन इसकी भी आवश्यकता है कि जैसे ही हमारे वर्ग में, अपने लोगों में माहौल बनेगा तो इन पे भी दबाव बनेगा। मैंने कहा ना, कोई भी पार्टी का राजनेता हो, सब पे माहौल दबाव बनेगा। मैं ये समझता हूँ कई बार होता यह है, जैसे आपने बहन उमा भारती जी की बात की, अब वो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, तड़फड़ाती रहती हैं, पिछड़ों के लिए सोच है, समझ है, इच्छाएं, पर आरएसएस के खिलाफ कैसे जा सकती हैं? हाँ, अखिलेश यादव जी हैं या ये लालू यादव जी हैं, इन्होंने, लालू यादव जी को मैं विशेष तौर से मानता हूँ। लालू यादव जी तो इस बारे में स्पष्ट कहते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि जितना प्रयास होना चाहिए था उसमें कहीं कमी रही है। अब हम जैसे संगठन के लोग उनको जगाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि अब वो विधानसभा लोकसभा में लड़ें, तभी पिछड़ा वर्ग के वोट उनको मिल पाएंगे। तो पिछड़े लोग भी, किसान लोग भी, हर वर्ग के लोग इनके असली चेहरा को, असली समझ को पहचान गए हैं और अब इनकी बातों में किसी तरह से कोई मूर्ख बनने वाला नहीं है। एक नहीं हजारों मंदिरों के निर्माण करा लें, लेकिन अब मंदिर के नाम पे और राम के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला। कि जिस तरीके से गाय को लेकर नेतागिरी होती है, डेविड आती है, आज हिंदू धर्म की गाय मारी मारी सड़क पर फिर रही है, गाय के लिए कुछ नहीं कर पाए, ये वादे किए। जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी मध्य प्रदेश में तो गौशाला का निर्माण हुआ है, लेकिन आज गायों को कहीं भी आसरा नहीं मिल रहा है। सर क्या कहना? देखिए, गाय आज इतना बड़ा मुद्दा है उत्तर, जैसा आपका चैनल है, ऐसे जो भी इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष चैनल के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनके चैनलों को मैं फॉलो भी करता हूँ, देखता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जब वो लोग बात कर रहे हैं गांव-गांव जाके, तो ये जो आवारा पशुओं का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं, जब वो राम को नहीं छोड़ते तो वो गाय को क्या छोड़ेंगे? गाय को माँ कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, उसके बाद भी गायों की जो दुर्दशा इनके शासन काल में हो रही है इस देश के अंदर, वो कभी नहीं हुई। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर गौशाला का प्रावधान किया था
और गौशालाएं बना के निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान वो करने जा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ही वहाँ पर गिर गई। मैं आपसे सीधी बात ये कहता हूँ, गाय या राम या हिंदू धर्म, ये सारी चीज़ें, ये वो सब मुद्दे हैं जिनको अब जनता ने ठीक से पहचान लिया है। और वास्तव में जिस गाय को अपनी माता कहते हैं, वो निश्चित रूप से गाय का एक अलग महत्व है हिंदू धर्म के अंदर। उस गाय की जो दुर्गति इस समय हो रही है, अगर कहीं कोई भगवान की आत्मा और परमात्मा का कुछ कनेक्शन वाला विषय होगा तो ये गायों की बद्दुआ से ही इनकी सरकार चली जाएगी और ना देश में इनकी सरकार जाएगी। देखिएगा आप 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी को ये डर लग गया है। नरेंद्र मोदी इस बात को भांप गए हैं, समझ गए हैं, और निश्चित रूप से चाहे वो अंदरूनी लड़ाई लड़ें, चाहे कुछ भी हो, लेकिन देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देश तभी बचेगा जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस देश से जाएगी। सर, एक सवाल हमारे दर्शकों का रहता है कि दामोदर यादव का जो ग्लैमर है युवाओं के बीच जिस तरीके से जुड़ाव रहता है, वो जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीति में उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, मैं तो एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में आ गया। मैं भी आम युवाओं की तरह सोचता था कि IAS IPS बनूंगा, लेकिन आपको याद होगा कि पहले एक विषय के 2 पेपर हुआ करते थे एग्ज़ाम में, लेकिन जब एक प्रश्न पत्र प्रणाली लागू हुई तो आंदोलन छात्रों ने शुरू किया, तो हम उसका नेतृत्व करने लगे। तो वहाँ से राजनीतिक निश्चित रूप से पारिवारिक तो ये था ही कि मेरे ताऊजी पुराने जिला स्तर के नेता शुरू से ही रहे हैं, तो राजनीति में रुचि ऐसे नहीं थी, लेकिन पदार्पण इस तरीके से हो गया। और फिर राजनीतिक क्षेत्र में मैंने ये देखा, बचपन में भी देखा, कि एक किसान का बेटा होने के नाते मैंने ये पीड़ा समझी किसानों की कि मध्य प्रदेश में राजनीति देश में कोई भी करे, लेकिन किसानों की हालत बहुत बुरी होती जा रही है। तो इसलिए मैंने जब से राजनीतिक क्षेत्र में काम शुरू किया, तब से लक्ष्य ही बनाया कि मैं सबसे ज़्यादा किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। इसीलिए आज राजनीतिक क्षेत्र में मेरा जो लक्ष्य है वो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनना नहीं है। वो तो एक सीढ़ियाँ हैं, अगर मिलती जाएंगी तो उनको चढ़ते जाएंगे। हमारा प्रथम जो लक्ष्य है वो यही है कि गांव में रहने वाला गरीब किसान, उनके हक उनको कैसे मिल पाए, उसी के लिए हम संघर्ष करने का काम करते हैं। और इसीलिए नौजवानों में ग्लैमर बना होगा, ये नौजवानों का प्रेम स्नेह है सभी साथियों का। चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अब चैनल है, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतरा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। इसको लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।